हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 103। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे, ध्यान दें दोस्तों। प्रश्न है पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो रचनाकार पूछे गए हैं। ऑप्शन बी, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं। गौर करेंगे, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। तो ये सभी गिरिजा कुमार माथुर की अन्य काव्य संग्रह हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं, ध्यान देंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला बिंदु है गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह मंजीर सन 1941 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? सन 1941 में गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह मंजीर प्रकाशित हुआ था। अगला बिंदु है ये तार सप्तक के कवि थे। किसके? तार सप्तक के कवि थे। कौन? गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, फिर है रामविलास शर्मा के शब्दों में। तो ध्यान दें, रामविलास शर्मा के शब्दों में उन्होंने क्या कहा है? उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। क्या कहा रामविलास शर्मा ने? उनका किशोर मन, किसका? गिरिजा कुमार माथुर का। ठीक है, उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। ठीक है, यह कथन किसका है दोस्तों? रामविलास शर्मा का। फिर देखते हैं बिंदु अगला, माथुर जी वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार तथा वर्ष 1993 में 1993 में बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, माथुर जी को वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और वर्ष 1993 में उन्हें बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है, कुछ बातें गिरिजा कुमार माथुर के संदर्भ में है, जरूरी है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है। गौर करेंगे, ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। इसके अलावा नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, ये सभी गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है इनकी रचना नहीं है। तो ध्यान रखें, ये किसकी है? ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? फिर से नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे। ऑप्शन डी, बुनी हुई रस्सी गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। क्या? काव्य कृति। ठीक है, ध्यान रखें। बाकी नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, ये सभी गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। बुनी हुई रस्सी जो कि 1971 में आई हुई रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। क्या है ये दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह, बुनी हुई रस्सी। कब आया ये? 1971 में, 1971
ध्यान रखें। आगे देखते हैं, इस रचना पर उन्हें 1972 में किसको, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में लगभग काव्य संग्रह के 1 साल बाद, ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, शेष रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की हैं। तो ये अभी हमने देख लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सोए पलाश दहकेंगे, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवनीत संग्रह के रचनाकार कौन है? ठीक है, नवनीत संग्रह है किस नाम से? सोए पलाश दहकेंगे। अब इसके रचनाकार पूछे गए हैं, तो ऑप्शन ए नचिकेता। नचिकेता का नवगीत संग्रह है सोए पलाश दहकेंगे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, ध्यान दें। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक से नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। ध्यान रखें, नचिकेता। ठीक, पलाश को केंद्र में रखकर, पलाश कहाँ का ये मुख्य पुष्प है, ये यूपी का। ठीक है, ध्यान रखें, जीके का प्रश्न है ये। तो पलाश को केंद्र में रखकर की गई अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी? पूरब खिले पलाश, पूरब खिले प्रकाश रविंद्र त्यागी का व्यंग्य संग्रह है। ठीक है, ध्यान दें। फिर है अकेला पलाश, अकेला पलाश मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है मेहरुनिसा परवेज का अकेला पलाश। ठीक, फिर है जाने कितने रंग पलाश के, जाने कितने रंग पलाश के मृदुला वाजपेयी, मृदुला वाजपेयी का उपन्यास है जाने कितने रंग पलाश के। इसके बाद पलाश वन, पलाश वन किसकी रचना है दोस्तों? नरेंद्र शर्मा की रचना है। ठीक है, पलाश वन। तो ध्यान रखें, पलाश को केंद्र में रखकर अन्य विधाओं में भी रचनाएं की गई हैं, जिनके रचनाकार आपके सामने हैं। चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, काम करने में मज़ा आता है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप लाइक करें या ना करें, हमारा काम है, हम तो करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। कौन है? किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन। ठीक है, जिसमें जितने भी लेखक और कवि थे उनकी व्याकरण को सुधारने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो ये कौन थे? इसके अगुवा थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुवा थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे, कौन थे? किशोरी दास वाजपेयी जी थे। ठीक है, अगुवा। आगे देखते हैं। वाजपेयी जी पहले ऐसे भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को इन्होंने नकार दिया और उसे संस्कृत के आधार पर क्या किया? प्रतिष्ठित किया। किसने? वाजपेयी जी ने। ठीक है, इन्हें हिंदी का पाणिनि घोषित किया गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि कौन है तो आप बताएंगे किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, गौर करेंगे।
महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, महापंडित अगर नाम के आगे लग रहा है तो इसका मतलब राहुल सांकृत्यायन अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर इस तरह की उपाधियां अगर किसी को दी गई हैं तो वो रचनाकार अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान दें, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किशोरीदास वाजपेयी जी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था। ठीक है, तो किसके कहने पर किशोरीदास वाजपेयी जी ने हिंदी शब्दानुशासन की रचना की? तो वो थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, आगे देखते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने सुदामा नामक नाटक लिखा। क्या लिखा? सुदामा नामक नाटक लिखा तथा तरंगिणी नामक संग्रह में ब्रज कविताएं एवं दोहे रचे। ठीक है, तरंगिणी नामक संग्रह में ब्रज कविताएं एवं दोहे रचे। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल रचनाएं हैं, कौन कौन सी? गौर करेंगे। ब्रज भाषा व्याकरण, फिर है कांग्रेस का इतिहास, फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, फिर है दोस्तों भारतीय भाषा विज्ञान आदि। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी की रचना है हिंदी व्याकरण ग्रंथ से संबंधित शब्दानुशासन। ठीक है, शब्दानुशासन ध्यान रखें। फिर से वही प्रश्न रिपीट है लेकिन अलग ढंग से है। हिंदी शब्दानुशासन, यहाँ पर पूरा नाम कोट कर दिया गया है तो इन्वर्टेड कोमा में है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारिणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया। किसकी देखरेख में? काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। क्या नाम था? हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो लेखक पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखें ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण, जो कि हिंदी व्याकरण उसके रचयिता थे। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं अब वो आने वाले जो नेट का एग्जाम देंगे, अगर जिन किसी का भी नेट का एग्जाम क्लियर होता है और अगर मेरे वीडियो से उनको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है या देखकर कुछ भी प्रश्न अगर आए हों, अगर आपका क्लियर हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे भी खुशी होगी कि एटलीस्ट हमारा काम जो हो रहा है, मेरी तरफ से जो एफर्ट हो रहे हैं, कम से कम वो किसी के लिए तो लाभप्रद हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भी किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो भी बताएं। केवीएस के लिए भी, जो भी हिंदी से संबंधित जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, अगर किसी की भी क्लियर हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और खुशी भी होती है कि एटलीस्ट जो हम काम कर रहे हैं कम से कम कोई तो देख रहा है उसे। ठीक है, तो काम करने में मज़ा आता है और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
गौर करेंगे दोस्तों यहाँ पर व्याख्या पर पिछले प्रश्न की। तो ध्यान दें, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारिणी सभा काशी की देखरेख में किया गया। किसकी देखरेख में? काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। क्या था? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन थे? कामता प्रसाद गुरु थे। कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज्यादा हुई थी। किस रचना के कारण? हिंदी व्याकरण के कारण। यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। ठीक है, प्रामाणिक यानी कि ऑथेंटिक है ये, ठीक, मानी हुई रचना है। आगे देखते हैं कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में, देखते हैं कौन सी रचनाएं हैं। तो गौर करेंगे, सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा। ठीक है, यशोदा क्या है? एक उपन्यास है। फिर से सुने, सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा। ठीक, आगे देखते हैं पार्वती और यशोदा, इनका उपन्यास है। फिर है भौमासुर वध। फिर विनय पचासा ब्रज भाषा का काव्य है। फिर है पद्य पुष्पावली। ठीक है, इसके बाद सुदर्शन क्या है? एक पौराणिक नाटक है। आपसे पूछा जाएगा सुदर्शन किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे यह एक पौराणिक नाटक है। ठीक, फिर है हिंदुस्तानी शिष्टाचार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कामता प्रसाद गुरु की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद सामंत का मुंशी। ध्यान से सुने, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी। ठीक है, किस नाम से पुस्तकें लिखी? एक पुस्तक थी प्रेमचंद सामंत का मुंशी, दूसरी थी प्रेमचंद की नीली आंखें। ठीक है, और किस दृष्टि से लिखी? तो दलित दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर भी नजर डाल लेते हैं। गौर करें, हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य व आलोचना के क्षेत्र में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, उन्होंने प्रेमचंद पर 2 प्रमुख किताबें, कौन कौन सी? प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग। रामविलास शर्मा की 2 किताबें हैं जो कि उन्होंने प्रेमचंद पर लिखी। कौन कौन सी? प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों, गौर करेंगे, प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम, और जो प्रेमचंद के पत्र थे उन्हें सहेजने का काम किसने किया था? अमृत राय और मदन गोपाल ने। अमृत राय और मदन गोपाल ने प्रेमचंद के पत्रों को सहेज कर रखा था। ठीक है, ध्यान रखें। कमल किशोर गोयंका ने प्रेमचंद के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य जो कि 2 भागों में है, वह प्रेमचंद विश्वकोश जो कि 2 भागों में है, इसका संपादन किया था। ठीक है, ध्यान रखें, कमल किशोर गोयंका ने प्रेमचंद के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर किया और प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भागों में और प्रेमचंद विश्वकोश ये भी 2 भागों में इनका संपादन किया। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है क्योंकि डिमांड आई है, आप में से ही
एक स्टूडेंट की, जिन्होंने कहा है कि मैम कम से कम आप 30 मिनट के वीडियो बनाइए। तो ये मैं पहला वीडियो 30 मिनट का बना रही हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, वीडियो को फिर से पहले वाली लिमिट में बनाया जाएगा। अगर आप बोलेंगे ओके है तो फिर 30-30 मिनट के वीडियो ही चलेंगे, ठीक है। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं, कौन कौन सी? सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष, अंधा युग, अंधा युग, फिर है कनु प्रिया, कनु प्रिया, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं ये? धर्मवीर भारती की, ठीक है। ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अच्छा, कनु प्रिया एक रीतिकाल के कवि केशव दास की रचना भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रचनाकार के नाम को ध्यान में रखें कि कौन से रचनाकार पूछे जा रहे हैं और किस काल के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर एक ही नाम की कई कई रचनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर द्वंद्व बनता है तो आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे उस रचनाकार को, कृति को, और वह कृति किस काल से संबंधित है, तब जाकर अपने प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलें, ठीक है। अगर कुछ बनना है लाइफ में तो अपने साथ कभी भी स्टडी के मामले में कॉम्प्रोमाइज मत करना। कड़ी मेहनत करो, एक दिन रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। अपने पर विश्वास रखो, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से मिलेंगी, ठीक है। गौर करते हैं। सात गीत वर्ष में, सात गीत वर्ष में भारती जी, भारती जी का मतलब क्या है? धर्मवीर भारती जी, ठीक है। आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं, किसको? आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में, अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया गया है। क्या क्या व्यंजित किया गया है? अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कनुप्रिया, कनुप्रिया में राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। क्या उद्घाटित होता है? कनुप्रिया जो इनकी रचना है उसमें राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके विरहजन्य भावोद्वेलन, विरहजन्य भावोद्वेलन को धर्मवीर भारती जी ने रूपायित किया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गौर करेंगे। अगला प्रश्न, कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, ठीक है। गौर करेंगे। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है कनुप्रिया में। दोस्तों यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप एफर्ट करें, एक बार केशव दास की रचनाओं को भी देखें, वहाँ पर ये रचना इसी नाम से है भी या नहीं, क्योंकि रसिक प्रिया कवि प्रिया तो है, कनुप्रिया में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार वहाँ भी चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो जाए, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? सिद्ध साहित्य रचना पूछी जा रही है, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य।
व्याख्या देखते हैं। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ठीक है, ध्यान दें, देखो प्रश्न में क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, तो गौर करें। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था, यानी रिसर्च की थी उन्होंने इस विषय पर। बाद में यही पुस्तकाकार के रूप में भी प्रकाशित हुआ। ठीक है, यानी ये इनकी धर्मवीर भारती की रिसर्च थी, जो कि बाद में ये पुस्तक रूप में क्या हुई, प्रकाशित हुई, सिद्ध साहित्य नाम से। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है ये? सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत। शेष अन्य कृति कौन कौन सी? ठंडा लोहा, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी है? सूर्य का स्वागत। यहाँ पर दोस्तों दुष्यंत कुमार की एक कविता की पंक्ति है, ध्यान दे, गजल की पंक्ति। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ठीक है, समय मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना, इंटरनेट से देख ले, गूगल से देख ले, लेकिन एक बार पढ़कर देखना। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो नेगेटिव वाला प्रश्न है, नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। शेष अन्य रचनाएं कौन कौन सी? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं? तो 2 साहित्यकार बताने हैं, कौन से हैं वो? ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं। ठीक है, ध्यान रखें, पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है ये। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।